चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को देखना है आइसो सीरीज। बाबू आइसो सीरीज से ना जेई में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, बात क्लियर है? ठीक है। और ये आप लोग का 11th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे आसान आसान सवाल पूछता है, आप आराम से बना भी सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम आइसो सीरीज में बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखना है वो है आइसोटॉप। सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखना है वो कौन सा है बताइए? आइसोटॉप। चलो तो हम लोग आइसोटॉप के बारे में बात करते हैं। अब आइसोटॉप किसको कहते हैं समझिए। वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास अलग अलग होता है उसी को हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, बट एटॉमिक मास क्या होगा? अलग अलग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। बात क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम कुछ आइसोटॉप का एग्जाम्पल का बात करें तो एक है कार्बन। एक कौन है तुम्हारा? कार्बन। कार्बन भैया का 3 आइसोटॉप होता है। कितना होता है? 3। एक को बोलते हैं C12, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? C12। एक होता है तुम्हारा C13 और C14। देखो हम तुम लोग को लास्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम सिखाए थे, जिसमें कि आप लोग को बताए थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में आपको क्या याद रख लेना है। ठीक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में आपको ये बात याद रखना है कि ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है? एटॉमिक मास, और नीचे में क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। देखो मास यहाँ पे सेम है कि अलग अलग है? अरे सब कार्बन एटम है तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा कि नहीं होगा? तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा सर? आइसोटॉप। क्या कहलाएगा? इसी तरह से बोरोन का भी 2 आइसोटॉप होता है, एक होता है B10 और दूसरा क्या होता है? B11। दोनों का एटॉमिक मास का बात करोगे, सॉरी एटॉमिक नंबर का बात करोगे तो दोनों का क्या होता है? 5। तो ये भी एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोटॉप। तो इसीलिए हम बोले कि आइसोटॉप वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास क्या होता है? अलग अलग। ठीक है। अब आगे सुनो, अगर हम आइसोटॉप के लिए बात करें तो क्या अलग होता है? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? ठीक है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आइसोटॉप के लिए Z का वैल्यू सेम कि डिफरेंट? बहुत अच्छे। A का वैल्यू सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट। चलो ठीक है। अब अगर हम A माइनस Z करेंगे ना तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगा बताओ? डिफरेंट। ये भी क्या आएगा? चलो बहुत अच्छे। आगे देखो नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आइसोबार्स। क्या है सर? आइसोबार्स। अब आइसोबार्स किसको कहते हैं इसको समझिए। अगर हम आइसोबार्स का बात करें तो एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार्स। तो वैसे एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है उसी को हम लोग एक दूसरे का क्या कहते हैं? आइसोबार्स। उसी को क्या कहते हैं? अब समझो आइसोबार्स के बारे में। अगर हम आइसोबार्स का बात करें तो एग्जांपल है, एक है आर्गन और एक है कैल्शियम। आर्गन और क्या? कैल्शियम। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट दोनों का मास सेम होता है 40, और ये भी क्या होगा? 40। तो वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है बट मास सेम होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? आइसोबार्स। क्या कहते हैं? आइसोबार्स। चलो अगर हम आइसोबार्स का बात करें तो आइसोबार्स में Z का वैल्यू सर सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट। बहुत अच्छे। अगर हम A माइनस Z का सॉरी A का वैल्यू का बात करें तो A क्या होता है? सेम। और A माइनस Z अगर हम निकालेंगे तो भी ये क्या आएगा सर? डिफरेंट। बोलो बात समझ में आया? चलो तो ये था आइसोबार्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटोन्स। क्या का बात करेंगे? आइसोटोन्स। अब हम आइसोटोन्स किसको कहते हैं बातों को समझिए। ठीक है। तो एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। होता क्या है सुनो ध्यान से। वैसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। उन्हीं को क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। अब समझो, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो देखो एक है तुम्हारा पोटासियम और एक है कैल्शियम। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक मास 39 और इसका क्या होगा? 40। अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है? पहले पोटासियम के लिए निकाल रहे हैं। ये निकालने का सिंपल सा तरीका हो जाएगा, एटॉमिक मास में माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को। ठीक है। कितना आ जाएगा सर बताओ? 20। यहां पे भी क्या करोगे? एटॉमिक मास जो कि है 40, इसमें अगर हम लोग बात करें तो माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को जो कि कितना आ जाएगा सर बताओ? 20। तो ये भी 20, ये भी कितना आ गया सर? 20। अब देखो
दोनों यहाँ पे 20-20 है, ठीक है। अब ये क्या चीज को बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा बताओ, आइसोटोन्स। क्या कहलाएगा, आइसोटोन्स। तो अगर हम दो आइसोटोन्स के लिए बात करें तो जो ए का वैल्यू है सेम दिख रहा है कि डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट। क्या दिख रहा है, डिफरेंट। अगर हम बात करें ए ये था एटॉमिक मास, जेड का वैल्यू भी यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, डिफरेंट। बट जब हम ए माइनस जेड किए तो वो क्या आया सर, सेम। तो ये याद रख लेना, ये सवाल पूछा जाता है। बात समझ आया, ठीक है। तो ये था आइसोटोन का। आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर बट मास अलग अलग। आइसोबार्स एटॉमिक नंबर अलग अलग बट मास सेम। आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों अलग अलग, ठीक है। सेम क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी ए माइनस जेड का वैल्यू। बात समझ आया ना, ठीक है। ये था। अब आगे सुनो आइसोटॉप के बाद नेक्स्ट है मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है बताओ, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, बातों को समझिए। अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बात करें, किसका बात करें सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो समझो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहा जाता है, तो एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल सुनना, अगर हम बात करें, एग्जांपल देखना, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं C4 माइनस N3 माइनस F माइनस Ne, ठीक है, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। अब सब में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा और आराम से आंसर करिएगा। बाबू वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, हाँ या ना, चलो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। 4 माइनस मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जी, 6 और 4 कितना होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, इस तरह का जो हम क्या बोले, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं ना, तो 16 का है चिल्लाने लगे जी तुम लोग, 7 बोले थे ना। कितना होता है, 7 होता है। 3 माइनस है कि नहीं है, तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, एक बीच में और ऐड कर लेते हैं, रुक जाओ, O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस। अब बताओ यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे भी कितना होगा, क्योंकि 8 होता है, 2 एक्स्ट्रा है तो 10 हो जाएगा, 9 होता है, 1 एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, नियोन के पास ऑलरेडी कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, +1 मतलब कमी होगा कि नहीं होगा, 10 होगा जी, 10 होगा जी, 10 होगा जी। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि अलग अलग है, तो सब में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो सब एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ आया ना, ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा आइसो सीरीज में। अब एक बार ना हम लोग रिपीट कर लेते हैं आइसो सीरीज का, ध्यान से सुनिएगा। आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, बात क्लियर है, ठीक है। इसमें ना अगर तुमको जेई में क्वेश्चन पूछना होगा तो वो वाला 3 वैल्यू याद रख लेना। Z यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिफरेंट। A क्या होगा, सेम। A माइनस जेड फिर से क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट तुम क्या याद रखोगे, ठीक है, आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। Z अलग होगा, A सेम होगा, A माइनस जेड वापस से क्या होगा, अलग। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, A और Z दोनों अलग होगा, A माइनस जेड क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यही 4 पॉइंट है आइसो सीरीज में, बात क्लियर है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा सवाल है, ध्यान देना। अब देखो सबसे पहला यहां पे सवाल पूछा गया है, देखो ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू O2 माइनस, ठीक है। ये आंसर तुम लोग को खुद से करना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हम इज पढ़ दिए थे, ठीक है। Which of one of the following is not isoelectronic to O2 माइनस, यानी O2 माइनस से O2 माइनस के कंपैरिजन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं होगा, मतलब O2 माइनस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये चारों ऑप्शन में कौन एटम के पास उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये तुमको देख करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, एक ऑप्शन को हमको यहाँ चेंज करना होगा, ठीक है।
रुक जाओ, ये ना इसको H प्लस हटा दो यहाँ से, या फिर रहने दो ना यार, मल्टीपल चॉइस को। चलो ठीक है, तो यहाँ पे तुमको बताना है कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है O2 माइनस का। जल्दी से बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी बताओ। तो तुमको चेक करना है कि कौन कौन सा स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। N3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? F माइनस में 10 होगा कि नहीं होगा? Tl जानते हो, टेलेरियम का बात कर रहा है, ये काफी मतलब बाद का एलिमेंट है, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं। तो ये होगा कि नहीं होगा? H प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होता है जी, तो ये भी आंसर होगा कि नहीं होगा? मतलब दो स्पीसीज यहाँ पे था जो ऑक्सीजन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आ रहा था, जो कि था एक Tl और दूसरा क्या था? H प्लस। बात समझ आया? ठीक है, तो ये है। आगे अगर बात करोगे, क्या हुआ? कौन सा H प्लस में कैसे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? हा? क्या हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, +1 वो भी हटा दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहां से होगा बताओ तो? हाँ हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना बाबू, क्वेश्चन यही बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है O2 माइनस का? तो यही दोनों होगा ना, इसलिए दोनों को टिक किए हैं। चलो आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल है, देखो यहां पे क्या बोला है? एन आइसोटोन ऑफ Ge 3276। अब बताइए आइसोटोन का मतलब क्या होता है? जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो बोला है इसका आइसोटोन कौन होगा, कहने का मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ये चारों ऑप्शन में, ठीक है, किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ठीक इसके बराबर होगा, वही उसका आइसोटोन होगा कि नहीं होगा? जल्दी से 1 मिनट का समय है, ट्राई करो, क्वेश्चन तक तुम लोग बना लिए होगे, है ना? ठीक है बाबू, सबसे पहले जी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो, ठीक है, पेशेंसली सुनिए। यहां पे क्या हो जाएगा? 76 माइनस क्या हो जाएगा? 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 4, 44 होगा ना? यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो 32 में 77 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ठीक है 45। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। 33 में 77 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी क्या होगा? 4, 44 होगा कि नहीं होगा? यही मेरा आंसर लग रहा है। बाकी में भी चेक कर लेते हैं, कहीं मल्टीपल चॉइस तो नहीं ना था। यहाँ पे माइनस करोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और यहाँ पे 4, 43, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर करोगे 6 और 2 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 42, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ऐसा क्वेश्चन आगे से पूछा जाए तो बना लोगे ना? चलो आगे सुनो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है, ग्रुप रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम कुछ यहाँ पे ग्रुप देंगे, तुम लोग को बताना है कि कौन सा ग्रुप में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और कौन सा ग्रुप में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक से अधिक सही हो सकता है। बात क्लियर है, इसलिए ध्यान में रखना। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब देखना। पहला ग्रुप तुमको दिया हुआ है Mg2 प्लस Al3 प्लस Ca2 प्लस, एक ये दिया हुआ है। एक दिया हुआ है O2 माइनस Mg2 प्लस Al3 प्लस, एक ये दे दिया हुआ है। ठीक है, एक दिया है C4 माइनस F माइनस Mg2 प्लस, एक ये दिया हुआ है। एक दिया हुआ है ठीक है, आर्गन, कैल्शियम और पोटासियम, एक ये दे दिया हुआ है K प्लस Ca2 प्लस AR। तो ये चारों ऑप्शन, सॉरी ये पांचों में तुमको देख करके बताना है कि किस किस ऑप्शन में जो एटम लिखा गया है वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी कौन सा, ठीक है, ऑप्शन में या फिर कौन सा नंबर में जो जितना भी तुमको सीरीज दिया गया है, जितना भी एटम दिया गया है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। जल्दी से करके बताइए, फिर से आप लोग के पास में पूरा 1 मिनट का समय है, फास्ट। चलिए, अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ? 10, इसमें 10, बस इसमें कितना होगा? 18। तो ये नहीं हो सकता है।
यहाँ पे बात करोगे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी, सही होगा कि नहीं होगा? यहाँ C4 माइनस छूट गया था, ठीक है, हाँ माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी कितना होगा 10, ये भी हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ पे कितना होगा बताओ 18, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 19, नहीं होगा ना, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ 18, ये भी 18 और ये भी 18, तो आंसर नंबर ई होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखना है कि कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सुनना ध्यान से आप क्वेश्चन को। क्या बोला है, द कंपाउंड इन विच केटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एनायन। केटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन का बात कर रहा है और एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज आयन का बता रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड में केटायन जो है वो एनायन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब केटायन में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एनायन में भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि NaCl में कौन कौन सा आयन होगा, तो एक आयन होगा Na+ और एक आयन क्या होगा Cl-। इसके पास तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10 और इसके पास कितना होगा 18, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम तो नहीं है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, मतलब ये गलत, खत्म, ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं CSF। बाबू सीजियम ना कहां पे आता है, याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये काफी नीचे आता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 50 से भी एक्सीड कर जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर कहां 9 होता है, तो क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब Na का बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम के पास में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा Na+। Nai में एक होगा Na+ और एक क्या होगा I-। Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10। अब बताओ I- जो है ये सोडियम के इर्द गिर्द में आ रहा है क्या? नहीं, ये तो काफी दूर आ रहा है, मतलब क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ई भी तुम्हारा ऑप्शन में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आयन होगा K+ और एक आयन होगा S2-, ठीक है। पोटासियम में अगर बात करोगे तो एटॉमिक नंबर होता है 19, 1+ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, 2- मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 18। तो ये जो K2S था इसके केटायन और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे कि नहीं थे? थे। तो ये यहाँ पे अगर बात करोगे तो केटायन और एनायन एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहा था समझे ना, यहाँ पे बोला था कि कौन सा एटम में केटायन और एनायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कौन सा एटम में केटायन और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा। तो इसलिए आंसर कौन सा बोले हम लोग? डी बोले। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है आइसो सीरीज में, इसलिए ध्यान रखना। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बात करते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब सुनो ध्यान से, ठीक है बच्चा, अगर हम डुअल नेचर ऑफ लाइट का बात करें ना, तो लाइट का दो नेचर होता है। लाइट का कितना नेचर होता है सर? दो नेचर। और वो दो नेचर क्या क्या है सुनो ध्यान से, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग वेव नेचर और एक को कहते हैं पार्टिकल नेचर। 5 मिनट पूरा बात ध्यान से सुनना। तो लाइट का दो नेचर होता है, एक को कहते हैं वेव और दूसरा को कहते हैं पार्टिकल, ठीक है। अगर हम वेव का बात करें ना, तो वेव एक प्रकार का लाइट का कंटिन्यूअस नेचर है। वेव नेचर लाइट का क्या होता है? कंटिन्यूअस नेचर, लगातार। और पार्टिकल नेचर जो होता है वो लाइट का, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइट का दो प्रकार का नेचर होता है। बहुत सारा लाइट का फेनोमेना ऐसा है ना जो लाइट का वेव नेचर को दर्शाता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये लाइट का वेव नेचर को बता रहा है। जबकि लाइट का एक फेनोमेना है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो लाइट का पार्टिकल नेचर को बताता है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि लाइट का दो नेचर होता है, एक को हम और आप कहेंगे वेव नेचर और दूसरा को क्या कहेंगे? पार्टिकल नेचर। अगर हम वेव नेचर का बात करें ना, तो वेव नेचर कंटिन्यूअस को एक्सप्लेन करता है। अभी हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों को एग्जांपल से समझा रहे हैं। कंटिन्यूअस यानी लगातार, और अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर लाइट का डिसकंटिन्यूअस नेचर को एक्सप्लेन करता है। और क्लास 11th में हमको दोनों नेचर के बारे में पढ़ना है, वेव नेचर भी पढ़ना है और पार्टिकल नेचर भी पढ़ना है। बात समझ आया? ठीक है, अब ध्यान पूर्वक सुनिए।
जो बात हम तुम लोग को बताया ना वही बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम आराम से बोलना, ठीक है। क्या बोला गया है? लाइट पोजेस डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज क्या? वेव। तो लाइट का कितना नेचर होता है सर? दो नेचर। और वो दो नेचर कौन कौन सा होता है सर? वेव और पार्टिकल। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव और दूसरा क्या है? पार्टिकल। अब सुनो ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो वेव एक प्रकार का क्या है बताओ? कंटिन्यूअस नेचर। और पार्टिकल लाइट का क्या है तुम्हारा? डिसकंटिन्यूअस नेचर। बात समझे? ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस तरह से एक हम इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, ये हाइट हम 10 मीटर रख देते हैं और यहाँ पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और एक हम इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बनाते हैं, ये हाइट भी अभी तुम्हारा 10 ही है, ठीक है। ये हो गया 8 6 4 2 0, 8 फिर हो जाएगा ये 6 4 2 0। तुम यहां से एक बॉल को छोड़ दो, बात क्लियर है? ठीक है। तो बॉल जो है वो यहां से गुड़कते यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब तुम बताओ तो बाबू, ये बॉल जो है वो 0 से लेकर के 10 तक का सब वैल्यू लिया होगा या कोई वैल्यू को छोड़ा भी होगा? सब वैल्यू, क्योंकि लगातार आया है ना, तो कोई वैल्यू को छोड़ा होगा? तो यहां से ये किस नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। वही अगर इस बॉल को यहां से छोड़ा जाए, ठीक है, तो ये गिरने के बाद फिर कहां पहुंचेगा? 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0। तो ये कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? तो छोड़ छोड़ करके ले रहा है। तो कंटिन्यूअस मतलब छोड़ छोड़ करके लेना, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सॉरी उल्टा बोल दिया। कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या? लगातार। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? छोड़ छोड़ करके। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो ये बात को याद रखना, और हम लोग दोनों नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस भी और डिसकंटिन्यूअस। यानी हम लोग को वेव भी पढ़ना है और पार्टिकल भी पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? लाइट का वेव नेचर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। वेव किसको कहते हैं? वेव आप लोग हिंदी में इसको तरंग बोल सकते हो। अगर इसको डिफाइन करना है तो वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तुम लोग थोड़ा सा सोचो, 1 मिनट का समय है, फिर हम चलो। उम्मीद है तुम लोग सोच लिए होंगे कि वेव किसको कहा जाता है। किसको कहते हैं वेव? बता तो। बोला ऐसे ऐसे चलता है उसको वेव कहते हैं। हाँ, तो लगातार चलता है उसको वेव कहते हैं, वो तो उसका नेचर है जी। ऐसे ऐसे चलता है उसको वेव कहते हैं। इसका मतलब जब तुम लोग से पूछा जाएगा पानी किसको कहते हैं, सर जो मतलब गीला गीला लिक्विड होता है ना उसको पानी कहते हैं, वही कहोगे। हमको एक परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए, वेव किसको कहते हैं? हवा को वेव कहते हैं। वो हाँ, ये भी सही है कि वेव के द्वारा आवाज हम लोग को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचता है। सिर्फ आवाज नहीं पहुंचता है, और भी चीज पहुंचता है। अब देखो तुम इसी से डेफिनेशन देखना, आवाज यानी साउंड एक प्रकार का एनर्जी है कि नहीं है? अब देखो, अगर हमको साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो उसको किस फॉर्म में भेजा जाता है? वेव के फॉर्म में भेजा जाता है। अब देखो इस क्लास में अगर हम बात करें तो साउंड एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हम। और ये साउंड एनर्जी आप तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हम जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो आप तक पहुंच जा रहा है, बट क्या हम पहुंच रहे हैं आप तक? नहीं, ठीक है। यानी वेव एक प्रकार का ना एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का माध्यम होता है। यानी वेव एक प्रकार का मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। जैसे तुम एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ठीक है, तो बस ट्रेन ये सब का सहारा लेते हो ना। उसी तरह से अगर एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह हमको भेजना है तो वेव एक माध्यम है, जिस माध्यम से हम लोग एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। और जब भी हम वेव के माध्यम से एनर्जी को भेजते हैं ना, तो इसका खासियत क्या होता है कि यहां पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। ये बात को ध्यान में रखना। हम क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। वेव एक माध्यम है जिस माध्यम से एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाता है,
और इस माध्यम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। अब मेरे ही वाले एग्जांपल से सुनो, हम जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस किए, ये एक जगह से दूसरे जगह गया, बट क्या हम एक जगह से दूसरे जगह गए? नहीं। तो इसीलिए हम बोले कि एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ एनर्जी जाता है वेव के माध्यम से, मैटर कभी भी नहीं जाता है। तो आगे से जब पूछे ना तो वेव में मत बोलना ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या बोलोगे? वेव एक माध्यम है, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जगह से दूसरे जगह तक। इस माध्यम में सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। अब आगे सुनो नेक्स्ट, इसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्या? एनर्जी, इन विच ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहां पे सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। अब आगे सुनो, यही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोगों को वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है, और वेव नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे बताओ? वेव, ठीक है। तो हम बोले इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्या? एनर्जी, यानी ये एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, एक मॉड है। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, इस तरीका में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। बाबू बस नाम याद रख लेना, ये दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। चूंकि वेव हम पढ़ा रहे थे इसीलिए हम उसका नाम बता दिए, बाकी तुमको ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, यहाँ पे हमको वो सबका कोई जिक्र नहीं करना है। बात क्लियर है? ठीक है। हम लोग को मेन जो बात करना है वो है वेव नेचर ऑफ लाइट। अब वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम आपको समझा दिए वेव किसको कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग को क्या बात करना है? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि वेव से रिलेटेड जनरल टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। यानी वेव जो होता है ना, उसमें क्या क्या टर्म एसोसिएटेड है उसके बारे में बात करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर में यूज आएगा। तो अगर हम एक वेव ड्रॉ करें, ठीक है, एक वेव ड्रॉ करें, तो आपको याद होगा वेव कुछ इस प्रकार से तुम लोग को दिखाई देता होगा। अगर हम वेव का बात करें तो वेव कुछ इस प्रकार से दिखता है ना, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें तो ऐसे जो ऊपर के तरफ सबसे ऊंचा वाला पोजीशन होता है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। सबसे नीचे वाला जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ, ठीक है। अब देखो, दो लगातार क्रेस्ट है ना, तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। इसी प्रकार से दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ। क्या कहेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ। और इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। अब देखो, अगर हम क्रेस्ट का हाइट का बात करें या ट्रफ का हाइट का बात करें, तो क्रेस्ट या फिर ट्रफ का जो हाइट है ना सर, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्रेस्ट या ट्रफ का जो हाइट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो सबसे ऊंचा वाला, जो ऊपर के तरफ जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेस्ट। सबसे नीचे वाला को क्या कहते हैं? ट्रफ। हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। या दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और इसको ऐसे उल्टा वाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम क्या है बताओ? लैम्डा। बात समझ आया ना? ठीक है। तो ये था। अब यही सारा डेफिनेशन देखो इधर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वेव से जनरल टर्म, वेव तो हम लोग ड्रॉ कर ही लिए। अब अगर हम बात करें कुछ जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्या? वेव। और सबसे पहला जनरल टर्म वेव से रिलेटेड क्या है बताओ? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। अगर हम बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय क्या? लैम्डा। इसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? लैम्डा, यानी उल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया है जाता है। एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। दो लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ।
अब आगे सुनो, अगर हम वेवलेंथ का यूनिट का बात करें, वेवलेंथ का क्या चीज का बात करें, यूनिट का, इसका यूनिट क्या होता है, देखो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, तो ये सब तो एसआई सिस्टम में होगा, हालांकि एसआई यूनिट तुम्हारा मीटर होगा। इसके अलावा जो कॉमन तुमको यूनिट दिखाई देगा वो ऐसा दिखेगा, ए के ऊपर में 0, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रम, क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। फिर नैनोमीटर, क्या होगा, नैनोमीटर। फिर होगा पिकोमीटर। तो इन जनरल तुमको इस चैप्टर में इन्हीं सारे यूनिट में वेवलेंथ दिखाई देंगे, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब यूनिट में दिखाई देगा। मीटर सेंटीमीटर में तो हमको बदलना पड़ेगा, अब एंगस्ट्रम को मीटर में कैसे बदलेंगे, नैनोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, पिकोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, ये हम आप लोग को सिखाएंगे। बस ध्यान में रखना इसका यूनिट क्या होता है, यानी डिस्टेंस को नापने वाला जो जो यूनिट यूज कर सकते हैं ना, वो सारा यूनिट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होगा। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो अब आगे देखो, वेवलेंथ के बाद हम लोग को नेक्स्ट बात करना वेव नंबर का, ठीक है, किसका बात करना है जी, वेव नंबर। अब देखो वेव नंबर को ना इस प्रकार का सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे म्यू और ऊपर में एक लाइन खींचा जाता है, इसको बोलते हैं म्यू बार, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बार। अब सुनो, वेव नंबर किसको कहते हैं, ये बेसिकली वेवलेंथ का उल्टा होता है, और उल्टा को ही रेसिप्रोकल कहा जाता है। सब लोग इधर अटेंटिवली देखिएगा, ठीक है, ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, वेव नंबर बेसिकली वेवलेंथ का उल्टा यानी रेसिप्रोकल होता है, बात क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो वेव नंबर होगा ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल यानी 1/λ होगा या नहीं होगा, होगा। अब वेव नंबर हम लोग किसको कहते हैं, सुनो, हम क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, ठीक है, अब देखो वो पॉइंट का डिस्टेंस मान लो 1 यूनिट ले लो, ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ में टोटल कितना वेव है वही उसका वेव नंबर होता है। अब इसको हम वेवलेंथ का उल्टा क्यों किए, वेवलेंथ जितना छोटा होगा वेव नंबर उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो हम कह क्या रहे हैं, सुनो ध्यान से, अगर हम इस वेव का बात करें, यहीं पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो, तो वेव जो होता है ना वो इस प्रकार से होता है, ऐसे ही होता है ना जी, तो यहां से यहां आने में इसको हम लोग एक वेव काउंट करते हैं, ठीक है, हम कलर चेंज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक अगर तुम आओगे, ठीक है, यहां से यहां तक, तो इसको हम एक वेव काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ लेंगे, यूनिट लेंथ कहने का मतलब वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है या 1 मीटर हो सकता है, ठीक है। यूनिट लेंथ मतलब कितना होगा, 1, और उसके पीछे कोई ना कोई यूनिट लगाया हुआ रहेगा। तो एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में टोटल कितना वेव बना हुआ है उसी को वेव नंबर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर। जैसे मान लो कि एक यूनिट लेंथ में 50 गो वेव बना हुआ है, तो उसका वेव नंबर कितना हो जाएगा, 50। बात क्लियर है, ठीक है। इसी को यहाँ पे देखो सारा बात को लिखा हुआ है, जो जो बात हम बोले, पहला हम क्या बोल रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू बार, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बार, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल, एंड इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, एंड इट इज क्या, डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव इन अ क्या, यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना वेव है उसी को हम लोग वेव नंबर कहते हैं, बात क्लियर है, ठीक है। और ये बात याद रखना, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई क्या, लैम्डा। अब इसका यूनिट क्या होगा, सोचो जरा, अगर हम इसका यूनिट का बात करें ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, लैम्डा का यूनिट मीटर होता है कि नहीं होता है, ऊपर जाकर के मीटर का पावर -1 होगा कि नहीं होगा, तो इसका यूनिट जो होगा वो मीटर का पावर -1 यानी मीटर इनवर्स हो सकता है, या फिर सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, या तो मीटर इनवर्स होगा या फिर क्या होगा सर, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बात को ध्यान में रखना। तो ये सारा कहानी किसका था, वेव नंबर का, ये सारा कहानी किसका था, वेव नंबर, बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट हम सॉरी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे बताओ, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का अगर बात करोगे ना, तो फ्रीक्वेंसी को ऐसे म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को म्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, म्यू। अब फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, सुनो, तुम क्या करोगे ना, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में अपना वेव चल रहा है इस तरह से, बात क्लियर है, ठीक है, तुम क्या किए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर गड़ाए, जैसे मान लो इधर वेव चल रहा है, इस पॉइंट पे कोई बच्चा देख रहा है, ठीक है, और वो अपने घड़ी में देखता है कि एक यूनिट टाइम में इस पॉइंट से कितना वेव पास कर रहा है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से
पर यूनिट टाइम कितना वेव पास कर रहा है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। मान लो कि अगर एक पॉइंट पे एक यूनिट टाइम पे 1000 वेव पास किया है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1000। क्या होगा बताओ? 1000। बात समझे ना? ठीक है, तो ये बात याद रखना, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड में कितना वेव पार हो रहा है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। अब देखो ध्यान से, यही बात यहां पे लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? तो इट इज डिफाइंड एज नंबर, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव, यहां पे छूट गया है, एक मिनट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे? वेव। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। पासिंग थ्रू अ क्या? पर्टिकुलर पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। इन अ क्या? यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी किसी भी पॉइंट से एक यूनिट टाइम में कितना वेव पास हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है सर? फ्रीक्वेंसी। वही उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट का बात करें ना बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। क्या होता है बताओ? सेकेंड इनवर्स, या फिर होता है HZ, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। तो ज्यादातर ना इस चैप्टर में हम लोग सेकेंड इनवर्स ही यूज करेंगे, हर्ट्ज भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है, तो दोनों ही यूज होगा, या तो सेकेंड या तो हर्ट्ज। तो ये था फ्रीक्वेंसी का। अब एक और डेफिनेशन यहां पे देखना होगा, जो कि होगा एम्पलीट्यूड। क्या होगा बताओ? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, याद है ना? क्रेस्ट या ट्रफ का हाइट, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं ना। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे बताओ? इट इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ क्रेस्ट और क्या? ट्रफ। इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब अगर तुमसे हम इसका यूनिट पूछे ना, तो इसका यूनिट तुम तुरंत बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? एक बात बताओ ना जी, हाइट को ना एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, और हाइट को नापने के लिए क्या यूनिट यूज कर सकते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस वाला ही यूनिट होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब यूज कर सकते हो एम्पलीट्यूड को लिए भी। बात क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वेव का वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, वेव का वेलोसिटी किसको कहेंगे? कोई भी एक वेव पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उसका वेलोसिटी कहलाएगा। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या? वेलोसिटी। ठीक है, तो एक यूनिट टाइम में कोई भी वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका क्या कहलाता है? वेलोसिटी। यही बात यहां पे लिखा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या? वेलोसिटी। पर यूनिट टाइम में कोई वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका क्या कहलाता है सर? वेलोसिटी। अब सुनो, अगर हम बात करें तो एक वेव का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे यूज आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन। क्या बात करेंगे सर? रिलेशन बिटवीन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एंड वेलोसिटी। एंड क्या? वेलोसिटी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखने वाले हैं। ये तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है इसको देखो, v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो कोई भी वेव का अगर तुमको वेलोसिटी निकालना है ना, तो तुमको कैसे निकालना पड़ेगा बताओ? तो फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर देना? वेवलेंथ से। ठीक है, अब ना साइन मत बोलना। म्यू मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब क्या है? वेवलेंथ। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। बात समझ आया? ठीक है, यहां तक जितना बात हम एक बार बताए हैं उसको एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। बोलो, कोई डाउट वाउट है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? पक्का? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर में। भूल जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या लिखा गया है,
हम लोग इसको एकदम सिंपल साधारण शब्दों में समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं। पहला बात सुनो, एक बात बताओ जी, कभी घर में टीवी चालू किए हो? रिमोट से चालू होता है ना? तुम रिमोट दबाए और यहां से लगभग 10-15 मीटर दूर में बैठे हुए हो तो भी टीवी चालू होता है या नहीं होता है? तुम बताओ, टीवी के रिमोट से अगर हम बात करें टीवी तक कोई ना कोई एनर्जी तो गया होगा ना, वही एनर्जी टीवी को चालू किया होगा। तो टीवी के रिमोट से जो तुम्हारा टीवी तक जो एनर्जी गया होगा, वही एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो तुम फोन में बात करते हो ना, तो फोन में तुम यहां पे हेलो बोले, वो सिग्नल जो है वही तुम्हारा मम्मी पापा के पास में जा रहा है ना, ठीक है? तो यहां से जो भी बात कर रहे हो, वो सिग्नल भी जिस फॉर्म में जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करना हो तो काफी आसान सा डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए। यहां अगर वर्ड को ध्यान दोगे तो दो वर्ड तुमको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो प्लस क्या? मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अब सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग कहते किसको हैं? एक ऐसा वेव जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एक ऐसा वेव जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो वर्ड को तोड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी एक ऐसा वेव, एक ऐसा तरंग जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात क्लियर है? ठीक है, तो पहला बात ये हो गया। दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करें ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, साथ ही साथ वो जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। हम क्या बोले? जैसे देखो, अब होता क्या है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसको समझिएगा। जैसे इस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, देखो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बात क्लियर है? ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो ऐसे होगा, अंदर बाहर। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री। इसका और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल दिख रहा है? फिर जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोपागेशन। इसी को क्या कहते हैं? तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ यहां और यहां के बीच में कितना डिग्री का एंगल? यहां पे भी कितना डिग्री? तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट का अगर हम बात करें ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना कोई मीडियम का दरकार नहीं होता है चलने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे कि सर जब हम क्लासरूम का बात कर रहे हैं, यहां तो हवा है ना, तो वो तो हवा में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर साउंड वेव का बात करोगे ना, तो साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, हवा चाहिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई हवा का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सोचो ना, सैटेलाइट तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर से बाहर रहता है, वहां कोई हवा है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं ना है, ठीक है। पर भी सैटेलाइट से सिग्नल तुम्हारे तक आता है कि नहीं आता है? वो किस फॉर्म में आता है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस फॉर्म में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक बात बताना, तुम यहां पे हेलो बोलते हो और जो फोन में दूसरा आदमी सुन रहा है उसको 10 मिनट के बाद सुनाई देता है। तुम यहां पे बोले और उसको सुनाई दिया कि नहीं दिया? तो तुम्हारे जगह से वहां तक जो सिग्नल गया होगा उसका स्पीड काफी कम होगा या स्पीड काफी ज्यादा होगा? काफी ज्यादा होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। किससे चलता है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्पीड से चलता है।
किसके स्पीड से चलता है? लाइट के स्पीड से। ये बात ध्यान में रखना। और लाइट का स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से। और उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं 3 लाख। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जो बात हम आपको बताए वही सारा बात इधर लिखा हुआ होगा। पहला, वेव in which both electric field and magnetic field are present is known as electromagnetic wave. आगे, electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, EM wave, ठीक है, always travel with speed of क्या? light. ठीक है, and they do not require एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। और इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुमको ऐसा दिखता है। देखो इसी को ध्यान से देखना जो हम तुम लोग को बताए थे। अगर बात करें तो लाल रंग से किसको रिप्रेजेंट किया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे बाहर अंदर, बाहर अंदर। बात क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली है कैसा? इस तरह से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर, बाहर अंदर। बात समझे? ठीक है, तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बार इसको देख लो। चलो, तो अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हम लोग अरेंज करेंगे। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो देखो सबसे छोटा वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रे का। सबसे छोटा किसका होता है? कॉस्मिक रे। अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज तुम लोग को हम बता देते हैं, सुन लो। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बात करें रिलेशन बिटवीन, ठीक है, तो किसके किसके बीच का रिलेशन बात करेंगे? सुनो ध्यान से। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एंड क्या? वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव। ऑफ क्या? ईएम वेव। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। अब तुम लोग को अभी बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा किसके स्पीड से चलता है? लाइट के स्पीड से। और इसका वैल्यू कितना होता है बताओ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, तो अगर हम बात करें तो किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या था? तो v इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या था? लैम्डा। ये तो सबके लिए है, फॉर ऑल वेव, है या नहीं है? अब अगर हम बात करें फॉर ईएम वेव, फॉर क्या? ईएम वेव, तो ईएम वेव में अगर बात करोगे तो जो वेलोसिटी होता है ना, जो क्या होता है? वेलोसिटी, ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। और स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करता है? c से। तो c इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या हो जाएगा? लैम्डा। ये बात को ध्यान में रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये तीनों के बीच का रिलेशन होता है c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। ये सवाल पूछा जाता है जी, ध्यान रखिएगा। अब अगर यहां से तुमको म्यू का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? म्यू का। तो म्यू का वैल्यू होता है c बाई लैम्डा। c बाई क्या? लैम्डा। यहां से तुमको ये पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक दूसरे के क्या होता है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। ये बात को ध्यान में रखना। अब आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर बात करें तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रे का। सबसे छोटा किसका होता है? कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे के बाद आता है गामा रे। ये वाई जैसा को हम लोग पढ़ते हैं गामा। क्या पढ़ते हैं? गामा। ठीक है, तो उसके बाद आता है गामा रे।
गामा रे। गामा रे के बाद आता है एक्स रे। क्या आता है? एक्स रे। एक्स रे के बाद आता है यूवी रे। क्या आता है? यूवी रे। और यूवी रे के बाद आता है विजिबल रे। क्या आता है? विजिबल रे। ठीक है। विजिबल रे के बाद आता है तुम्हारा इंफ्रारेड रे। क्या आता है? इंफ्रारेड रे। ठीक है, इंफ्रारेड रे, आईआर बोलते हैं, इंफ्रारेड रे। इसके बाद आता है तुम्हारा इंफ्रारेड रे के बाद में आता है माइक्रोवेव। क्या आता है? माइक्रोवेव। ठीक है, और माइक्रोवेव के बाद आता है रेडियो वेव। क्या आता है? रेडियो वेव। बात समझ आया ना? ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब पूरा तुमको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ तुमको क्या याद रखना है? जो कॉस्मिक रे होता है, जो कॉस्मिक रे, इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, लोएस्ट वेवलेंथ। क्या होगा? लोएस्ट वेवलेंथ। अब एक सवाल अभी हम पूछेंगे तुम लोग से। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडियो वेव का, क्या का बात करें? रेडियो वेव। रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली का मतलब फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब बताओ, कॉस्मिक रे का वेवलेंथ तुम्हारा लोएस्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और यहां पे अगर बात करोगे तो रेडियो वेव का हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, तो यहां पे क्या लिखोगे? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये बात ध्यान में रखना। बात समझ आया? ठीक है, तो बस इतना तुम लोग को याद रखना है। तो एक बार हम वापस से समराइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं? एक ऐसा वेव जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है, चल रहा है, उसके भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ ये लाइट के स्पीड से चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। C इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या होता है? लैम्डा। ये बात को ध्यान में रखना। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत उक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, तो चलो इसके आगे वाला पोर्शन अब हम लोग नेक्स्ट बार कंटिन्यू करेंगे। बात समझे? ठीक है, थैंक यू।